नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको एरी, प्राट तथा हिस कैनन की भू संतुलन की संकल्पना के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने भू संतुलन के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। तो यहाँ हम देख रहे हैं सर जॉर्ज एरी की संकल्पना, जो कि पहली संकल्पना है। एरी ने बताया कि हिमालय का आंतरिक भाग खोखला नहीं हो सकता है। वास्तव में अधिक पदार्थ का भार नीचे से कम पदार्थ द्वारा संतुलित हो जाता है। तो उन्होंने बताया कि हिमालय जो है वो बिल्कुल भी खोखला नहीं है, वो ठोस चट्टानों का बना हुआ है। वास्तव में है क्या, अधिक पदार्थ का भार नीचे से कम पदार्थ द्वारा संतुलित हो जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम इस मत का सुझाव दिया कि पृथ्वी की क्रस्ट अधिक घनत्व वाले सबस्ट्रेटम में तैर रही है, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सियाल सीमा पर तैर रहा है। इस प्रकार हिमालय भारी ग्लासी मैग्मा में तैर रहा है। उन्होंने आगे पुनः स्पष्ट किया कि हिमालय केवल धरातलीय आकृति नहीं है तथा केवल अधः स्तर के ऊपरी भाग तक ही नहीं तैर रहा है, वरन काफ़ी नीचे तक भी प्रविष्ट है। यानी जो उन्होंने बताया कि हिमालय है वो केवल सिर्फ ऊपर जो दिखाई दे रहा है वही आकृति नहीं है, उसका अधिकांश भाग पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी मौजूद है। जिस प्रकार एक नाव पानी में तैरती है, तो इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार एक नाव पानी में तैरती है उसका अधिकांश भाग जल में डूबा रहता है। हमने देखा है कि जब नाव पानी में तैरती है तो उसका अधिकांश भाग, लगभग 9 भाग जो है पानी में डूबे हुए रहते हैं और 1 भाग पानी के बाहर रहता है। उसी प्रकार हिमालय भी अधिक घनत्व वाले मैग्मा में तैर रहा है तथा उसका अधिकांश भाग नीचे काफ़ी गहराई तक व्याप्त है। तो इसको, हिमालय को यदि हम नाव के उदाहरण के द्वारा समझें तो जिस तरह से नाव का 1 भाग ऊपर रहने के लिए उसके 9 भाग को जल के अंदर डूबे रहना पड़ता है, उसी प्रकार हिमालय की भी यही स्थिति है। इसको एक दूसरे उदाहरण के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। जिस प्रकार बर्फ़ का टुकड़ा जब जल में तैरता है तो उसके 1 भाग को जल के ऊपर रहने के लिए उसके 9 भाग को जल में रहना आवश्यक है। यानी जब हम बर्फ़ के टुकड़े को पानी में डालते हैं तो देखते हैं कि उसका 9 भाग जो है वो पानी के अंदर डूबा रहता है और उसका 1 भाग जो है बाहर की तरफ रहता है। उसी प्रकार यदि महाद्वीपीय भागों का औसत घनत्व 2.67 तथा सबस्ट्रेटम का 3 मान लिया जाए तो क्रस्ट के प्रत्येक भाग को सबस्ट्रेटम के ऊपर रहने के लिए क्रस्ट के 9 भाग को सबस्ट्रेटम के नीचे रहना पड़ेगा। यदि तैराव में उपयुक्त सिद्धांत को एरी के सिद्धांत में प्रयुक्त किया जाए तो हिमालय जितना ऊपर है, यानी हिमालय की ऊंचाई जो है वो है 8,848 मीटर। तो हिमालय जितना ऊपर है 8,848 मीटर उसकी ऊंचाई है, और इतनी ऊंचाई को ऊपर रहने के लिए उसके 9 भाग, यानी 8,848 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 79,632 मीटर भाग जो है वो आंतरिक भाग में रहेगा। तो उसका 9 भाग नीचे की तरफ होगा। यदि हिमालय की ऊंचाई मोटे तौर पर 8,848 मीटर मान ली जाए तो 8,848 गुना 9 79,632 मीटर का भाग जो कि हल्के पदार्थ का होगा सबस्ट्रेटम में होगा। यहाँ इस स्लाइड पर देखिए एरी के अनुसार संतुलन की स्थिति को दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा होगा उसका अधिकांश भाग पानी में मौजूद है, यानी अधिक गहराई तक उसका भाग मौजूद होगा। इन आधारों पर एरी ने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि जो भाग अधिक ऊंचा होगा उसका अधिक भाग सबस्ट्रेटम में डूबा होगा तथा जो भाग कम ऊंचा होगा उसका कम भाग सबस्ट्रेटम में डूबा होगा। एरी ने पुनः बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है तथा सिर्फ उसकी गहराई में परिवर्तन होता है। यानी जितने भी स्तंभ हमने लिए हैं, कॉलम्स जो लिए हैं, उनका घनत्व तो बराबर है, सिर्फ उनकी गहराई में परिवर्तन है। एरी के मत को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि ऊंचे उठे भाग काफ़ी गहराई तक अपनी लंबी जड़ से सबस्ट्रेटम के अधिक घनत्व वाले भाग को हटा देते हैं, जिस कारण ऊंचे उठे भागों के नीचे काफ़ी गहराई तक हल्के पदार्थों का विस्तार होता है। इसके विपरीत
कम ऊंचे भाग अथवा निचले भाग कम गहराई तक प्रविष्ट होते हैं, अतः वे अधिक घनत्व वाले भाग को थोड़ी ही मात्रा में हटा पाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ जो एरी का मत है वो भ्रामक क्यों लगता है। यदि एरी के मत को मान्यता प्रदान कर दी जाए तो प्रत्येक ऊपर स्थित भाग अपनी ऊंचाई के अनुसार नीचे की तरफ जड़ रखते हैं। इस प्रकार हिमालय की लगभग 79,632 मीटर गहरी जड़ होगी। ये एरी के सिद्धांत के अनुसार है। परंतु हमने क्या पढ़ा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने पढ़ा है कि पृथ्वी के नीचे जाने पर आंतरिक भाग में प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। इस प्रकार हिमालय की इतनी लंबी जड़ 79,632 मीटर की गहराई पर अत्यधिक तापमान के कारण पिघल जाएगी, इसलिए ये मत जो है वो भ्रामक प्रतीत होता है। इसी में दूसरी संकल्पना है प्रॉट की संकल्पना। प्रॉट ने हिमालय की चट्टानों तथा समीपवर्ती मैदान की चट्टानों के अध्ययन के आधार पर बताया कि पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का मैदानों से कम और मैदानों का घनत्व समुद्र तली से कम होता है। अर्थात उन्होंने बताया कि ऊंचाई और घनत्व में उल्टा अनुपात होता है। उल्टा अनुपात का मतलब है कि जो भाग अधिक ऊंचा होगा उसका घनत्व कम होगा और जो भाग कम ऊंचा होगा उसका घनत्व अधिक होगा। प्रॉट के अनुसार एक क्षतिपूर्ति तल होता है जिसके ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है तथा नीचे समान घनत्व होता है। एक स्तंभ में घनत्व नहीं बदलता, परंतु एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में घनत्व में अंतर पाया जाता है। इस प्रकार प्रॉट ने अपने प्रमुखतम यूनिफॉर्म डेप्थ विद वेरिंग डेंसिटी का प्रतिपादन किया। यहाँ हम देख रहे हैं प्रॉट के अनुसार क्षतिपूर्ति रेखा को इस स्लाइड पर दर्शाया गया है, जिसमें लाइन ऑफ कंपनसेशन को दिखाया गया है और 2 स्तंभ दिखाए गए हैं, ए और बी। तो जो भाग अधिक ऊंचा है यानी ए स्तंभ ऊंचा है तो उसका घनत्व होगा कम, और बी स्तंभ जो है उसकी ऊंचाई कम है इसलिए उसका घनत्व है अधिक। प्रॉट ने इस मत का प्रतिपादन किया कि ऊंचाई और घनत्व का उल्टा अनुपात होता है। ऊंचा स्तंभ कम घनत्व है और नीचा स्तंभ अधिक घनत्व है। प्रॉट के अनुसार घनत्व में अंतर केवल स्थलमंडल में होता है, पायरोस्फीयर तथा बैरिस्फीयर में ये अंतर नहीं होता है। यहाँ इस स्लाइड पे हम देख रहे हैं प्रॉट के अनुसार संतुलन की स्थिति को दिखाया गया है। इसमें विभिन्न धातुओं के टुकड़े लिए गए हैं और उन सबको एक तल पर रखा गया है, जिसमें लेवल ऑफ कंपनसेशन जो है सबका एक आ रहा है और बाकी इनकी ऊंचाई में अंतर है। यानी जिसका घनत्व अधिक होगा उसकी ऊंचाई कम है और जिसका घनत्व कम है उसकी ऊंचाई अधिक है। इस प्रकार प्रॉट का विश्वास तैराव के नियम में न होकर क्षतिपूर्ति तल नियम में था। बॉवी के अनुसार एरी तथा प्रॉट के मतों में प्रमुख अंतर इस रूप में है कि एरी ने बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है, केवल उनकी गहराई में अंतर होता है, जबकि प्रॉट ने बताया कि एक समान गहराई में घनत्व में अंतर होता है। तो दोनों के जो मत है एक दूसरे के विपरीत है और ये उन दोनों में ये मुख्य अंतर है जो कि बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ इस स्लाइड पर देखिए एरी और प्रॉट के मतों की जो तुलना है वो डायग्राम के थ्रू दिखाई गई है। नंबर 1 लेफ्ट साइड में जो दिखाया गया है वो एरी के सिद्धांत के अनुसार है, जिसमें घनत्व समान है, सिर्फ गहराई में अंतर दिखाया गया है। और राइट हैंड साइड में जो डायग्राम दिखाया गया है उसमें घनत्व बदल रहा है, गहराई सबकी सेम है। तीसरी परिकल्पना है या संकल्पना जो है वो है हिस-कैनन की संकल्पना। हिस-कैनन ने 1933 ईस्वी में एरी तथा प्रॉट की संकल्पना को आपस में मिलाकर अपनी नई संकल्पना का प्रतिपादन किया। हिस-कैनन के अनुसार सागर तल पर भूस्तंभों की शैलों का घनत्व 2.76, ऊंचाई पर स्थित शैलों के घनत्व 2.70 से अधिक है। इसी तरह सागर तल से नीचे जाने पर शैलों का घनत्व बढ़ता जाता है, यानी ऊपर से नीचे जाने की तरफ घनत्व बढ़ रहा है। इसके अनुसार विभिन्न भूभागों के घनत्व एक ही भूभाग के विभिन्न भागों के घनत्व में भी अंतर होता है। इस तरह हिस-कैनन का मानना है
कि भूस्तंभ के विभिन्न भागों तथा विभिन्न भूस्तंभों के घनत्व में अंतर होता है। कम ऊंचे भूस्तंभ का घनत्व अधिक तथा अधिक ऊंचे भूस्तंभ का घनत्व कम होता है। तो इन्होंने भी ये माना कि कम ऊंचे भूस्तंभ का घनत्व अधिक और अधिक ऊंचे भूस्तंभ का घनत्व कम होता है। इस तरह एक ही भूस्तंभ के ऊपरी भागों में कम घनत्व तथा सबसे निचले भागों में अधिक घनत्व होता है। इसी के साथ हमारा यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे की जो परिकल्पनाएं या संकल्पनाएं हैं वो हम अपने अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। अंत में आप सभी का धन्यवाद।